नमस्कार। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बिना वक्त गवाए इसमें डाइव करते हैं और इतिहास के छात्र बनकर एक ऐसी गुत्थी को सुलझाते हैं जो करीब 900 साल पुरानी है। आज हम नालंदा विश्वविद्यालय के एक बहुत ही बड़े रहस्य पर चर्चा करेंगे। दरअसल ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ज्ञान, आम धारणाओं और असली सबूतों को परखने की एक दिलचस्प यात्रा है। तो क्या आप तैयार हैं एक हिस्टोरिकल डिटेक्टिव बनने के लिए? अब सवाल ये उठता है कि हम एक 900 साल पुराने रहस्य को आखिर कैसे सुलझा सकते हैं। सोचिए जरा, एक ऐसी विशाल लाइब्रेरी जिसमें लाखों किताबें और अनमोल दस्तावेज थे, उसे बेरहमी से जला दिया गया। आज हम इस घटना को एक आम कहानी की तरह नहीं, बल्कि एक क्राइम सीन की तरह देखेंगे। एक ऐसा क्राइम सीन जहां हमें सच तक पहुंचने के लिए बिना किसी पक्षपात के बिल्कुल स्ट्रिक्टली ऐतिहासिक स्रोतों की कड़ी जांच करनी होगी। तो सबसे पहले इस पूरे क्राइम सीन की टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं ताकि हमें पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ आ सके। 6ठी शताब्दी में गुप्ता राजवंश ने नालंदा को दर्शन और तर्कशास्त्र यानी फिलॉसफी और लॉजिक के एक महान केंद्र के रूप में बनाया था। लेकिन वक्त के साथ हालात बदलने लगे। पाला और सेना राजवंशों के आते आते जो रॉयल फंडिंग या राजशाही संरक्षण था, वो नए विश्वविद्यालयों जैसे ओडंतपुरी और विक्रमशिला की तरफ शिफ्ट हो गया। और फिर आती है 12वीं शताब्दी, जब दुर्भाग्यवश इस ज्ञान के महान मंदिर को आग के हवाले कर दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि इसकी चर्चा अचानक आज क्यों हो रही है। दरअसल हाल ही में जून 2024 में जब नालंदा के नए कैंपस का उद्घाटन हुआ, तब एक बहुत ही पॉपुलर कहानी को फिर से मंच पर दोहराया गया। कहानी ये थी कि 12वीं शताब्दी में एक विदेशी आक्रमणकारी आया जिसका नाम बख्तियार खिलजी था, और उसने इस महान लाइब्रेरी को जला दिया। ये एक ऐसा नैरेटिव है जो सालों से हमारी आम धारणा का हिस्सा बन चुका है। लोग इसे बिना सोचे समझे सच मान लेते हैं, पर क्या ये वाकई सच है? भाग 1, मुख्य संदिग्ध से पूछताछ यानी क्वेश्चनिंग द प्राइम सस्पेक्ट। देखिए, एक सच्चा ऐतिहासिक अन्वेषण कभी भी सुनी सुनाई बातों पर नहीं रुकता। जब भी कोई बड़ा अपराध होता है तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? मुख्य संदिग्ध यानी प्राइम सस्पेक्ट का मोटिव क्या था। जब हम हिस्ट्री के सोर्स डॉक्यूमेंट्स देखते हैं तो पता चलता है कि बख्तियार खिलजी का मुख्य उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ दौलत लूटना था। दस्तावेज बिल्कुल साफ बताते हैं कि उसने किला बिहार पर हमला किया था, ये सोचकर कि वो एक ऐसा किला है जहां काफी खजाना छिपा है। और सबसे बड़ा तथ्य ये है कि नालंदा उसके एक्चुअल रूट से बहुत दूर था। उसके पास किसी विश्वविद्यालय पर हमला करने का ना तो कोई सामरिक कारण था और ना ही कोई आर्थिक कारण। बेसिकली खिलजी इस अपराध के प्रोफाइल में फिट ही नहीं बैठता। भाग 2, प्राथमिक स्रोतों की जांच। चलिए देखते हैं कि उस वक्त के असली गवाह क्या कहते हैं। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि मुख्य संदिग्ध की एलिबी देखने के बाद हमें असली गवाहों की तरफ मुड़ना ही पड़ेगा। पर आगे बढ़ने से पहले ये समझना बेहद जरूरी है कि आखिर एक प्राइमरी सोर्स होता क्या है। सिंपल शब्दों में कहें तो ये वो दस्तावेज या गवाहियां होती हैं जो उस विशिष्ट हिस्टोरिकल पीरियड के दौरान वहां मौजूद लोगों ने सीधे तौर पर लिखी होती हैं। क्रिटिकल थिंकिंग की पूरी बुनियाद यही है। हम सदियों बाद लिखी गई बनावटी कहानियों पर भरोसा करने के बजाय उन लोगों की बातों को पढ़ते हैं जिन्होंने उस वक्त को अपनी आंखों से देखा और जिया था। और जब हम इन प्राइमरी सोर्सेस के आंकड़ों पर गौर करते हैं तो सच में नतीजे हैरान करने वाले हैं। मिन्हाज-ए-सिराज, जिन्होंने तबक़ात-ए-नासिरी लिखी, उन्होंने खिलजी का नालंदा आने का कोई जिक्र तक नहीं किया है। उसी दौर में भारत आए हुए तिब्बती विद्वानों को देख लीजिए, जैसे धर्मस्वामी, संपा और तारानाथ, जो इस एरिया और बौद्ध धर्म का लंबा अध्ययन कर रहे थे। उनकी किताबों में भी खिलजी द्वारा नालंदा को जलाने का कोई नामो निशान नहीं मिलता। ये तमाम गवाह क्लियरली इस बात की पुष्टि करते हैं कि हमारा प्राइम सस्पेक्ट उस क्राइम सीन पर मौजूद ही नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कड़ी कैसे जुड़ती है। सिर्फ उस दौर के पुराने दस्तावेज ही नहीं, बल्कि आधुनिक और सबसे माने हुए भारतीय इतिहासकार भी इस प्रचलित कहानी को नकार देते हैं। जादुनाथ सरकार और आरसी मजुमदार जैसे दिग्गज इतिहासकार, जिनकी क्रेडिबिलिटी पर कोई सवाल नहीं उठा सकता, वो भी नालंदा को खिलजी द्वारा नष्ट किए जाने के इस पॉपुलर दावे का समर्थन बिल्कुल नहीं करते। क्यों? क्योंकि इसका कोई ठोस ऐतिहासिक प्रमाण उन्हें मिला ही नहीं। भाग 3, वैकल्पिक ऐतिहासिक प्रमाण। तो अगर खिलजी ने नहीं किया तो सच की नई दिशा क्या है? अब सोचने वाली बात यह है कि अगर प्राइमरी सोर्सेज और मॉडर्न एक्सपर्ट्स दोनों मिलकर मुख्य संदिग्ध को पूरी तरह से क्लीन चिट दे देते हैं, तो एविडेंस आखिर किस तरफ इशारा कर रहे हैं? इसे ठीक से समझने के लिए हमें उस समय के सामाजिक और धार्मिक माहौल को देखना होगा। अशोका के शासनकाल में बौद्ध धर्म और उसकी समानता वाली सोच का खूब विस्तार हुआ था, लेकिन उनके बाद पुष्यमित्र शुंग के दौर में बौद्ध धर्म को दबाने की कोशिशें काफी तेज हो गईं
और जैसे जैसे पोस्ट गुप्त दौर आया, तब तक पुनरुत्थान होते ब्राह्मणवाद और बौद्ध धर्म के बीच स्थानीय स्तर पर टेंशन्स अपने चरम पर थे। और यही लोकल टकराव इस रहस्य को सुलझाने की सबसे अहम चाबी है। इस प्योर मामले पर प्रोफेसर DN झा और DR पाटिल जैसे विश्लेषणकर्ताओं ने एक अलग दृष्टिकोण दिया है। उन्होंने तिब्बती भिक्षु तारानाथ की किताब हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया और हिस्ट्री ऑफ इंडियन लॉजिक जैसी किताबों का हवाला दिया है। ये ऐसे रिलायबल स्रोत हैं जो हमें आग लगने की घटना का एक बिल्कुल ही नया और टेक्स्ट पर आधारित अकाउंट देते हैं। और ये अनुवाद बहुत ही ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है कि असलियत में क्या हुआ था। तिब्बती भिक्षु तारानाथ का विवरण एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर पेश करता है। इसमें बताया गया है कि नालंदा में एक बार कुछ युवा बौद्ध भिक्षुकों ने वहां आए तीर्थिका यानी ब्राह्मण भिक्षुकों पर गंदा पानी या कचरा फेंक दिया था। इस अपमान से गुस्सा होकर उनमें से एक ने एक गहरे गड्ढे में बैठकर सूर्य साधना के जरिए यज्ञ किया और जादू किए हुए राख और जलते अंगारों को आसपास बिखेर दिया, जिसके नतीजे में वो भयानक आग लगी। इन स्रोतों के मुताबिक ये कोई बाहरी आक्रमण नहीं था, बल्कि दो स्थानीय संप्रदायों के बीच की एक लड़ाई थी जो इतनी बड़ी तबाही में बदल गई। तो आइए इन ऐतिहासिक दस्तावेजों में दर्ज पूरे घटनाक्रम को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1, बौद्ध और ब्राह्मण भिक्षुओं के बीच एक झड़प या स्कफल शुरू होती है। स्टेप 2, गुस्से में आए ब्राह्मण भिक्षु बदला लेने के लिए सूर्य साधना के माध्यम से यज्ञ करते हैं। और स्टेप 3, उस यज्ञपुंड से जलती हुई राख और अंगारे बौद्ध मंदिरों की तरफ फेंके जाते हैं। यानी ये एक स्थानीय टकराव था जिसने भड़ककर उस महान पुस्तकालय को हमेशा के लिए राख में तब्दील कर दिया। भाग 4, आलोचनात्मक सोच यानी क्रिटिकल थिंकिंग की सीख। तो यहां सबसे अहम मुद्दा यह है कि इस पूरे विश्लेषण से हमें सीखना क्या है। यह सिर्फ एक आग की घटना का सच जानने तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे परखने की क्षमता के बारे में है। हमारे पास दो रास्ते होते हैं। एक तरफ है बिना सबूत के किसी भी मशहूर कहानी या नैरेटिव को आग बंद करके सच मान लेना, और दूसरी तरफ है प्राथमिक स्रोतों की मांग करना और तथ्यों को आपस में वेरीफाई करना। एक सच्चा लर्नर हमेशा सोर्सेस को वेरीफाई करता है ना। यही वो क्रिटिकल थिंकिंग का प्रोसेस है जो हमें भीड़ से अलग करके सच के करीब लाता है। इस ट्रेजेडी से आखिर हमें मॉडर्न टाइम्स में क्या सीखना चाहिए? नालंदा की असली पहचान सिर्फ उसकी बड़ी बड़ी इमारतें या उसकी किताबें नहीं थीं। उसकी सच्ची विरासत थी खुली चर्चा और लॉजिक को बढ़ावा देना। हमें अपने एकेडमिक एनवायरनमेंट में मुक्त बहस का माहौल बनाना होगा, जहां सवाल पूछने की आज़ादी हो और जहां बिना सोचे समझे बस आज्ञा पालन करने वाली सोच को नकारा जा सके। यही नालंदा की असली आत्मा है जिसे हमें बचाकर रखना है। और इसी अहम सीख के साथ हम इस विश्लेषण के बिल्कुल अंत तक आ पहुंचे हैं। लेकिन मैं आपको एक आखिरी सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहता हूं। क्या आने वाले कल का इतिहास उन आम और प्रचलित अफवाहों से तय होगा जो बस व्हाट्सएप या बातों के जरिए फैलती हैं, या फिर उन लोगों द्वारा लिखा जाएगा जो प्राइमरी सोर्सेज की जांच करने और सच की तह तक जाने की हिम्मत रखते हैं? ये फैसला हमें और आपको करना है। इतिहास को हमेशा तथ्य और प्रमाण की कसौटी पर परखना चाहिए। इस इन्वेस्टिगेशन में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।